Hello everyone, I am Manisha Prajapat and I welcome you all the CA Point classes. Okay, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्दी जितना जल्दी पॉसिबल हुआ हमारा फर्स्ट वीडियो बनेगा. ठीक है, आपकी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी आपको. दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है, देख लेंगे कितना लंबा वीडियो बनता है हमारा, आप लोग देखते चलिए. आपके ICAI ने सिलेबस के हिसाब से अगर हम चलें तो आपका ये वाला जो चैप्टर है इसको 2 यूनिट में डिवाइड किया है. एक है आपका इंट्रोडक्शन और दूसरा है आपका बेसिक प्रॉब्लम्स एंड रोल प्राइस मैकेनिज्म. ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं आपको पहले ही कवर करवा दे रही हूँ. उसके बाद में हम MCQ सॉल्व करेंगे और MCQs के साथ साथ में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको रिवील करूँगी. तो आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से बैठिए देखने के लिए, क्योंकि आप लोग अगर पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपके लिए बेनिफिशियल हो पाएगा. क्योंकि एक ही वीडियो में अगर अपन कवर कर रहे हैं पूरा चैप्टर तो पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी, उसके बाद में सारे मैं अगर MCQ सॉल्व करूँगी तो बहुत ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी. तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं. उसके बाद में हम जब MCQ सॉल्व करेंगे तो हर MCQ के साथ में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा और आपके जो ये चैप्टर है वो बिल्कुल आपको टिप्स पे याद हो जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने बता दिया आपको. पहला इंट्रोडक्टरी है और दूसरा है हमारा बेसिक प्रॉब्लम्स एंड रोल प्राइस मैकेनिज्म. क्लियर, आगे बढ़े. चलिए, ओके, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इकोनॉमिक्स आया कहाँ से. देखिए, ये जो आपका इकोनॉमिक्स वर्ड है ये आया है इकोनोमिया. एक ग्रीक वर्ड है इकोनोमिया, यहाँ से आपका इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो आया है और इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड. हाउस होल्ड कह दीजिए या फिर इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड क्या होता है मैडम? हाउस होल्ड का मतलब हो गया लाइक फैमिली. जैसे हमारा यूट्यूब परिवार है, ठीक है, आप लोग सब लोग जो है वो इस यूट्यूब चैनल के परिवार है. हाउस होल्ड मतलब पारिवारिक टाइप आप कुछ ले लीजिए. ठीक है, तो आपका इतना इजी कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं कि इकोनोमिया का मतलब क्या है, या बट पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके आ जाते हैं. ठीक है, पहले हम क्या मानते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम इकोनॉमिक्स को जानते थे. ठीक है, फिर आपके अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन आपके पुट हो सकता है. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है आपके? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स वो है आपके एडम स्मिथ. ठीक है, ऐसा माना गया है इंटरनेशनल लेवल पर कि एडम स्मिथ जो है वो आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है. बाकी अगर आप लोग कौटिल्य को जानते होंगे, जो हमारे आचार्य चाणक्य हुए थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो आचार्य थे, तो उन्होंने भी इस फील्ड में बहुत काम किया था और इनसे पहले कर लिया था. पर इंटरनेशनली ये माना गया है कि हमारे फादर ऑफ जो इकोनॉमिक्स हैं वो एडम स्मिथ है. तो अगर आपके सवाल इस तरह का आता है तो आपको एडम स्मिथ ही सही करके आना है. ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. इस बुक का नाम आपको ज़्यादातर बुक्स में या नोट्स में क्या मिलता है? वेल्थ ऑफ नेशन, जबकि पूरा नाम इसका है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. ठीक है, 1776 में इन्होंने इस बुक को लिखी थी और उसके बाद में हमारे पास में इकोनॉमिक्स आया. बस बहुत ज़्यादा कुछ इस स्लाइड में आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो थोड़ा सा हमारा इकोनॉमिक्स कहाँ से आया वगैरह डिस्कस कर लेते हैं. चलिए नेक्स्ट. ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो पहले ये पता करिए व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी. अब देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको की वर्ड्स बताऊंगी, की टर्म्स बताऊंगी और उसी से आपके सारे जो चैप्टर्स हैं वो सॉल्व होंगे. तो देखिए, ये जो वर्ड है स्कैरसिटी, स्कैरसिटी जो वर्ड है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में होंगे जिनमें आपको देखने को मिलेगा, या फिर जब आप चैप्टर्स रीड करेंगे तो बार बार स्कैरसिटी की बात आएगी. तो क्या होता है स्कैरसिटी? स्कैरसिटी का मतलब हो गया इन जनरल अगर आप ले तो कमी. मतलब जितना चाहिए उससे अगर कोई चीज़ कम है तो उसको हम बोलेंगे स्केयर.
ठीक है। यानी कि आपको अगर रोटी खानी है, आपको 3 रोटी की भूख लगी है और आपके पास में 2 ही रोटी अवेलेबल है, यानी वहाँ पर 1 रोटी की क्या है, स्केर्सिटी है, कमी है। और या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपके पास में मान लीजिए 10,000 रुपये हैं, ठीक है, और आपको चाहिए 12,000 रुपये किसी पर्पज़ के लिए, तो आपके पास में 2,000 रुपये की स्केर्सिटी है। तो स्केर्सिटी मतलब कोई चीज़ कम होना, थोड़ी सी कम होना, किसी मात्रा में कम होना। अब ज़रूरी नहीं है कि वो इन टर्म ऑफ मनी ही हो, वो फ्री की वो हो सकती है। अब फ्री की कैसे हो सकती है, अब जैसे आप लोग जाते हो समर अपनी एंजॉय करने के लिए, समर वेकेशंस मनाली गए, ठीक है, वहाँ पे आप रोहतांग के उन दर्रों पे जाते हो, तो क्या होता है वहाँ पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। वहाँ सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, इस वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे क्या है, स्कैरसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के कोई, हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं राजस्थान में रह रही हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा पे तो कुछ नहीं कर रही कि भाई ऑक्सीजन के लिए कुछ पे कर रही हूँ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इन टर्म ऑफ मनी ही हो, पैसों की बात होगी तभी स्कैरसिटी होगी। जो फ्री की चीज़ें अवेलेबल है, मान लीजिए एनवायरनमेंट में भी अगर कोई चीज़ अवेलेबल है तो उसकी भी हमारे पास में क्या हो सकती है, स्कैरसिटी। बेसिकली स्कैरसिटी मतलब जितना चाहिए उससे थोड़ा सा कम। ये आपके पास में टर्म आएगी जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। स्कैरसिटी, किसकी स्कैरसिटी, तो वो बोलते हैं स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब मैडम ये क्या नहीं बोला है, रिसोर्सेस क्या होते हैं। बहुत सारे लोग इसको थोड़ा सा गलत वे में लेके जाते हैं, रिसोर्सेस को सिर्फ मनी ही मानते हैं। मैं आपको बताती हूँ इसका प्रॉपर मीनिंग। देखिए रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, पेंटअप काम में ले रही हूँ, ये मेरा रिसोर्स है, ठीक है। वेबकैम में काम में ले रही हूँ, रिसोर्स है। लैपटॉप काम में ले रही हूँ, रिसोर्स है। आप लोग पढ़ रहे हो, अपना लैपटॉप काम में ले रहे हो, आपका रिसोर्स है। मोबाइल से पढ़ रहे हो, रिसोर्स है, ठीक है। ईयरफोन डाल रखे हैं, आपके रिसोर्सेज है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है। जिस स्कूटी से आप लाइब्रेरी आए हो वो स्कूटी आपका रिसोर्सेज है। आपकी पॉकेट में 10 रुपये हैं, आपका रिसोर्सेज है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, 1 घंटा मेरे वीडियो को दे रहे हो, टाइम क्या है आपका, रिसोर्स है। तो रिसोर्स की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आपकी मनी या फिर अगर आपकी कोई एसेट या फिर बोल दीजिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी एसेट कुछ भी बोल दीजिए, या फिर आपका टाइम, ये जो कुछ भी है ये किस में आता है आपका, ये आपका आता है रिसोर्सेज में। आपके संसाधन है ये, ठीक है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में है बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम अभी थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो स्कैरसिटी वर्ड है ना, ये आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स का वर्ड है। प्रिंसिपल्स होते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के, उसका पहला प्रिंसिपल ही यही है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। थोड़ा और डीप में जाते हैं। देखिए एक सिचुएशन आप लोग इमेजिन करिए कि सभी देशों के पास में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, बहुत सारे हीरे जवाहरात, बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, मतलब बहुत पैसा है, बहुत गोल्ड है, सब कुछ पड़ा है, हीरे जवाहरात भंडार भरे पड़े। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई काम करेगा? कोई भी काम नहीं करेगा। सब लोग क्या करेंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, घर पे लूडो खेलेंगे, पबजी खेलेंगे और मस्त सोएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज उनके पास में अवेलेबल है। उनके पास में धन संपत्ति, सोना चांदी सब यूं ही पड़ा है। तो जब हमारे रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं तो हम काम क्यों ही करेंगे? क्योंकि ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। किसी के भी पास में इतने ज़्यादा संसाधन नहीं है कि वो फुर्सत से सो सके। यानी कि वहाँ पर क्या है, रिसोर्सेज की सभी जगह स्कैरसिटी है, कमी है। किन चीज़ों की कमी है? रिसोर्सेज की। और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज से जन्म होता है हमारी जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। क्योंकि स्कैरसिटी है इसीलिए हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें रिसोर्सेज को बिजनेस में मैनेज करना है। दैट्स इट। क्लियर हो रहा है? चलिए थोड़ा सा बाय लैंग्वेज हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या होता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics may be defined as the use of economic analysis to make business decision involving the best use of an organization's scarce resources। ये देखिए resources क्या हैं आपके? scarce। आपके पास में जो भी चीज़ें हैं लिमिटेड है, आपका टाइम लिमिटेड है, आपका पैसा लिमिटेड है, आपकी प्रॉपर्टी लिमिटेड है। एज एन इंडिविजुअल देखे तो
ठीक है। अब आप लोगों के पास में क्या बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका जो टाइम है उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं अच्छे बच्चों की तरह। मूवी देखने जा सकते हैं वीकेंड पर, कोई बुरी बात नहीं है, देखनी चाहिए मूवीज़ भी। मैं भी आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि हफ्ते में एक मूवी तो आप एटलीस्ट देखिए, ठीक है। दोस्तों के साथ में गप्पे वगैरह भी लड़ाइए बैठ के, वो सभी चीज़ें जो है थोड़ा, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दोस्तों से बातें करते हैं या पढ़ाई करते हैं या आप जॉब करते हैं, ठीक है, या फिर आप वीडियोस देखते हैं या कोचिंग ट्यूशन जाते हैं, जो भी आपका टाइम है आपके पास में ऑप्शन है, इसको जैसे चाहे आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, लेकिन उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, बहुत सारे तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। आपका पैसा है, वैसे ही रिसोर्स है पैसा। अब आपके पास में ऑप्शन है, या तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए या खर्च कर दीजिए, शॉपिंग करके आ जाइए, वैकेशंस में चले जाइए, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खा के आ जाइए। रिसोर्स तो आपका लिमिटेड है, पैसा तो आपका लिमिटेड है। अब आपके पास में उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास में कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो वैसे ही बिजनेस में होता है, बिजनेस के पास में पैसा भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है और उसकी प्रॉपर्टी भी लिमिटेड है। अब उसको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को बेस्ट यूज़ करना है। ये देखिए लिखा हुआ, बेस्ट यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस केयर रिसोर्सेज। बिजनेस के पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट किस तरह से हम यूज़ करें कि हमारा मैक्स टू मैक्स आउटपुट निकले, और इसी की स्टडी को हम बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा। देखिए इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसकी एक ब्रांच हम कह सकते हैं या एक पार्ट कह दीजिए, यूनिट कह दीजिए, वो है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा हिस्सा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा डायग्राम से समझाती हूँ। देखिए ये है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स एक ब्रॉड टर्म है, एक बहुत बड़ा विषय है। उसमें आता है आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड का मतलब क्या हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स में क्या दिए हुए होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए होते हैं, कुछ रूल्स दिए हुए होते हैं। तो उन ऐसे प्रिंसिपल्स या ऐसे रूल्स जिनको हम रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स। जैसे आपके इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फलाना फलाना फॉर्मूला है, ये आपके इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है। लेकिन जब आप रियल में किसी देश की नेशनल इनकम निकालेंगे, फॉर्मूला तो आपको पता है इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है, लेकिन रियल में जब आप किसी देश की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो क्या हो गई आपकी अप्लाइड इकोनॉमिक्स, अप्लाई कर रहे हैं। और उसी की एक ब्रांच है हमारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हम अब इसको स्किप कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के वो सिद्धांत या वो प्रिंसिपल्स जिनको हम हमारे बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं वो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स है। क्लियर हो गया। तो इकोनॉमी वर्ड ही ऐसा है जो पैसों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप अपने घर से बाहर निकल के देखिए, मतलब लोग रोडों पे यूँ भाग रहे हैं, किसी के पास में टाइम ही नहीं है। टाइम, अगेन बात आ गई रिसोर्स की, लिमिटेड है सबके पास, सब भाग रहे। क्यों भाग रहे हैं? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्यों पढ़ा रही हूँ? ताकि मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। आप लोग पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप लोग अच्छा जॉब आपको मिले, पैसा कमाओ, आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है पूरे दिन भर इकोनॉमी से रिलेटेड ही तो है, पैसे से रिलेटेड ही तो है। तो आपके जितने भी इकोनॉमिक्स के वर्ड हैं वो सारे पैसे से रिलेटेड है। 2-4 टर्म्स मैं आपको बताती हूँ, फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक वर्ड आता है आपके पास में इकोनॉमिकल। सारे वर्ड अलग अलग है, मीनिंग भी अलग है, और सबका जुड़ाव किससे है, किससे जुड़े हुए हैं? पैसे से। क्योंकि द स्टडी ऑफ मनी ही हमारी इकोनॉमिक्स है, पैसों की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। क्लियर? चलिए इकोनॉमिकल हम बोलते हैं ना, फलानी चीज, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम खरीद के लेके आए, हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल है, हमारे बजट में है। देखिए कुछ लोग इकोनॉमिकल को बोलते हैं कि ये सस्ता है, सस्ता बोल सकते हैं, चीप बोल सकते हैं। और इकोनॉमिकल वो चीज़ें भी होती है जो हमारी बजट में, उसको भी हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल। चलिए एक वर्ड हमारे पास में आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? जिसका संबंध किससे है? पैसे से। हालांकि इसका संबंध भी पैसे से ही था, सस्ता है, पैसे से रिलेटेड ही तो है। बट हम जब वर्ड काम में लेते हैं इकोनॉमिक, मतलब पैसे से रिलेटेड।
जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, मान लीजिए NGOs काम कर रहे हैं, तो NGOs का मोटिव कभी भी पैसे कमाना नहीं होता है, तो वो क्या बोलते हैं, और आवर मोटिव इज सोशल वेलफेयर, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंपनी बना रहा है तो वो क्या बोलता है, हमारा इकोनॉमिक मोटिव है, यानी कि पैसे कमाने का मोटिव। तो आ गया वहीं पे पैसा। इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड। एक है आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, देखिए इकोनॉमी का मतलब होता है जब हम इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को किसी देश में लागू कर दें तो वो हमारी इकोनॉमी हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे GDP कैलकुलेट करना है भारत का, तो फॉर्मूला कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स से। नेशनल इनकम निकालनी है, फॉर्मूला कहाँ से आया, इकोनॉमिक्स से। हमारे इंडिया की इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कैलकुलेट करनी है, कहाँ से फॉर्मूला आया, इकोनॉमिक्स से। यानी कि इकोनॉमिक्स के जो फंडे हैं उनको जब हम किसी देश में लागू कर दें जीवंत रूप, ठीक है, एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा इकोनॉमी हो गया, ठीक है। एक होता है आपका इकोनोमेट्रिक्स। अब इसका मतलब कुछ ना कुछ मैथ्स या स्टैटिक्स आएंगी, देखना। इकोनोमेट्रिक्स का मतलब हो गया कि स्टैटिस्टिक्स यानी स्टेट्स और आपकी जो मैथ्स है इसको जब हम इकोनॉमिक्स में काम में लेते हैं तो हमारा इकोनोमेट्रिक्स बन जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थी डिफरेंट, और इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये 4-5 टर्म्स है जो इको से रिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है सभी में, है सभी पैसे से रिलेटेड, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे जो वर्ड्स हैं इन्हीं को की टर्म्स बोलते हैं, और यही की टर्म्स आपको MCQs में दिखेंगे अभी हम जब सॉल्व करेंगे, और आप लोग डेफिनेटली उन MCQs को सॉल्व कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया क्या इकोनॉमिक्स है, कहाँ से हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स आया है, क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्या स्कैरसिटी होता है, आपको सब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। कितने टाइप की होती हैं, तो साहब 2 टाइप की होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। नाम तो सुने हुए हैं, 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ भी है मैडम, ठीक है। देखिए माइक्रो का मतलब हो गया, नाम से ही पता चल रहा है, छोटा। यानी कि जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल भाई, अगर वो कोई अकेला इंसान है, मान लीजिए कि हम किसी की बात कर रहे हैं कि किसी इंडिविजुअल की डिमांड की बात कर रहे हैं, या किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम की बात कर रहे हैं, या उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, या फिर उसके खर्चों की बात कर रहे हैं, एक ही पर्सन की अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा माइक्रो। हमारा एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया, माइक्रो हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मान लीजिए हम एक ही फर्म की बात कर रहे हैं, एक ही कंपनी की बात कर रहे हैं, उसी के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी की डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं, एक ही फर्म है। यानी किसी भी इंडिविजुअल की स्टडी करना आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो डिमांड एंड सप्लाई किस में आता है, आपका माइक्रो में आता है, ठीक है। आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस में आता है, माइक्रो में आता है, समझ गए। मैक्रो देखो जब बोल भी रहे ना तो मे बड़ा निकल रहा है, माई छोटा है, मे बड़ा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा। यानी जब हम पूरे राष्ट्र की बात करते हैं, नेशन एज होल, पूरे देश की एक साथ में बात कर रहे हैं, तो वहां पर आ गई हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब सबकी मिल के जो बनी, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, तो वो हमारी किस में आ गई, मैक्रो में, ठीक है। बात करें हम नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम, तो भाई नेशनल है ना, पूरे देश की इनकम है ना, द नेशन एज होल हमने कैलकुलेट किया ना, मैक्रो में आएगा। हम बात करें इन्फ्लेशन की यानी महंगाई की, तो महंगाई ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेरे ही घर में, पूरे देश में है ना, पूरे देश की बात हो रही है। बात करें हम GDP की, पूरे देश की GDP कैलकुलेट होती है। बात करें हम मनी एंड बैंकिंग की, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, तो मनी एंड बैंकिंग जो सिस्टम है यानी कि जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है पूरे देश के लिए बन रही है, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें हम, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, बेरोजगारी की,
पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की, तो ये हम क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट द नेशन एज होल, पूरे देश की एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एक दो टर्म्स में आपको बताती हूँ, आपको एग्जाम में मिलेंगी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है प्राइस तो वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, और अगर आपका लिखा हुआ है प्राइजेस तो आपका मैक्रो में आता है। लिख देती हूँ मैं, देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले प्राइस तो इसका मतलब वो माइक्रो से रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिले, प्राइस लिखा हुआ मिला तब तो आपका माइक्रो हो गया, और प्राइजेस लिखा हुआ मिले तो आपका मैक्रो हो गया। याद रखिएगा इसको, ये बहुत काम आएगा। या फिर मिल जाए प्राइस लेवल, वो भी आपका मैक्रो में आएगा। ठीक है, ये कुछ की टर्म्स है जो आपको साथ साथ में बताते चल रही हूँ, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो तब ये फटाफट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब एमसीक्यूज आप एग्जाम में देखेंगे तब मेरा फेस आप लोगों को याद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है हमारे पास में नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। भाई कैसा नेचर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है कैसी, आपकी बताइए। तो आपकी जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है जिसको आप पढ़ रहे हैं, वो एक आर्ट है, एक साइंस है। मैडम हर चीज़ में आर्ट है, साइंस है। देखो लॉजिक ये होता है, आर्ट का मतलब आपके पास में कुछ अवेलेबल है, उसका यूज़ आप कितने क्रिएटिव तरीके से करते हो, वो आपकी आर्ट है। तो बिजनेस में भी यही होता है, आपके जो रिसोर्सेज हैं आपके पास, स्केयर है आपको पता है, ठीक है, उनका आप कितने अच्छे तरीके से, कितना क्रिएटिव तरीके से उनको यूज़ करते हैं, तो वो आपकी आर्ट हुई ना। इसलिए हम बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स भी आर्ट है। साइंस का मतलब होता है कुछ भी सिस्टमेटिक होना। अब जैसे मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ तो कितना सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रही हूँ, पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से हम पढ़ रहे हैं इसको। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक साइंस है। जैसे साइंस में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ होते हैं, प्री अजम्पशंस, वैसे ही हमारे इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इसी में आती है, मैंने आपको बता दिया। मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी मैंने आपको एक वर्ड बताया था अभी आप लोगों को याद हो, इकोनोमेट्रिक्स, ऐसा कुछ वर्ड बताया था मैंने। मल्टी डिसिप्लिनरी है मतलब जैसे जैसे आप एडवांस लेवल की इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा वहाँ पर, आपके स्टेट्स भी आ जाएगी, उसमें स्टेटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पर आपकी मैथ्स भी आ जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी है यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसके साथ में आके मिलते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करिए इसने पर्सपेक्टिव और नॉर्मेटिव डिसिप्लिन की, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी फर्दर, थोड़ा आगे देख लेते हैं पहले। मैनेजमेंट ओरिएंटेड होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस में ही काम में ले रहे हैं तो मैनेजमेंट ओरिएंटेड ही हुई। और प्रैग्मेटिक होती है। प्रैग्मेटिक क्या होता है मैम, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है उसको हम प्रैक्टिकली काम में ले सकते हैं। अब जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो प्रिंसिपल है, हम प्रैक्टिकली हमारे बिजनेस में उनको अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है जो चीज़ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, उसको हम बोलते हैं कि ये प्रैग्मेटिक है। तो हमारे जो इकोनॉमिक्स है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये प्रैग्मेटिक है, प्रैक्टिकल। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हमने एक पॉइंट स्किप किया था, पर्सपेक्टिव और नॉर्मेटिव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव, पर्सपेक्टिव को हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, और ये नॉर्मेटिव होती है डिसिप्लिन में। ऐसे मैं समझाऊंगी तो थोड़ा कम समझ में आएगा, जब एमसीक्यू आएगा तब हम इसको देखेंगे और बहुत अच्छे से मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बताऊंगी और सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, हम एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात आती है द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स, यानी कि इसको हम बोलते हैं बेसिकली स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब देखिए आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा था ना 11th-12th में भी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, यही प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, अब मान लीजिए आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो बड़ा आदमी बनना है, बहुत ही बड़ा, ठीक है, कंपनी खड़ी करूँगा मैं। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, अरे यार कंपनी तो बनाऊँगा पर मैं बनाऊँ क्या, कौन सी चीज़ बनाऊँ, कौन सा प्रोडक्ट बनाऊँ मैं। और अगर ठीक है दिमाग में आ भी गया कि मेरे को तो फलानी चीज़ बनानी है, तो कैसे बनाऊँ,
किसके लिए बनाऊं? तो ये प्रॉब्लम जब भी कोई कुछ बिजनेस या फिर प्रोडक्टिव चीज़ करने जाएगा तो उसके आएंगी आएंगी। देखिए ये 3 तो आपके 11th तक भी थी, एक नई चीज़ आपके ICAI ने ऐड कर दी है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रोविजंस होने चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, यानी कि अभी हम ऐसा क्या करें कि आने वाले टाइम में हम लोगों से पीछे ना रहें, ग्रोथ करते चलें। ये प्रोविजंस भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं। ये भी मतलब ऐसे अभी कौन से एक्शन लें कि हम आगे बढ़ते रहें, ये भी एक सेंट्रल प्रॉब्लम बन गई है। चलिए एक एक देख लेते हैं। देखिए व्हाट के साथ में एक चीज़ इंक्लूड होती है कि इसकी क्वांटिटी इसमें इंक्लूड होती है कि कितना बनाएं, है ना, क्या बनाएं और कितना बनाएं, यानी कि विच क्वांटिटी, आप ऐसे मान लीजिए विच क्वांटिटी, है ना, ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। अब भाई व्हाट टू प्रोड्यूस, दिमाग में आया कार बना देता हूँ, नहीं, है ना, हवा में उड़ेगी, सड़क पे उड़ेगी नहीं सोच सकते हैं, बड़ी बात है सोचना, ठीक है। क्या बनाएं? अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को तो जो है वो मोबाइल फ़ोन बनाना है, आपने ऐसे सोच लिया, या कार बनानी है, तो फिर पहली प्रॉब्लम आई व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। आपने बहुत ज़्यादा सोचा समझा और फिर डिसाइड किया कि चलो यार ये कार ही बना लेते हैं, या फिर दिमाग में आया कि चलो मोबाइल बना लेते, मोबाइल ले लेते, चलो इजी रहेगा। फिर दिमाग में आया हाउ टू प्रोड्यूस, चलो मोबाइल तो बना रहा हूँ पर कैसे बनाऊँ। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आपकी 2 अप्रोच काम आती है। आपको देखना होता है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि उनको बनाने में लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। जैसे आपका कृषि का काम जो है, एग्रीकल्चर को अगर हम देखें तो वो सारा काम, आजकल तो बहुत ज़्यादा मशीनें आ गई हैं, मतलब पुराने ज़माने को अगर देखें तो एग्रीकल्चर पूरा ही मैनुअल था, इंसानों को ही खपना पड़ता था वहाँ पे, तो वो लेबर इंटेंसिव हो गया। कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ पे लेबर की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, आपने मशीनें लगा दी, आपको सिर्फ मशीनें ऑपरेट करने वाला बंदा चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव। तो हाउ टू प्रोड्यूस के हमारे पास में 2 अप्रोचेस हमारे सामने आती हैं, दैट लेबर इंटेंसिव, यानी कि लेबर ज़्यादा लगा के मेरा प्रोडक्ट बन सकता है, या कैपिटल इंटेंसिव, यानी कैपिटल नाम क्यों दिया कि भाई कैपिटल यानी कि पैसे लेके जाएंगे और नई नई मशीनें खरीद के लेके आ जाएंगे, फिर प्रोडक्शन करेंगे। तो ये 2 अप्रोच होती है हाउ टू प्रोड्यूस की, और ये डिसाइड होती है द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। भाई आप जो बना रहे हैं वो प्रोडक्ट, अभी जैसे मोबाइल है तो मोबाइल हाथों से तो बनेगा नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं मशीनें काम में आएंगी, तो थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव हो गया। या आप कोई लेबर इंटेंसिव का काम ले लीजिए, जैसे कि रोडें बनती है बाहर तो कितने ज़्यादा मजदूर अपन को चाहिए होते हैं, या ऐसा कोई एग्जांपल ले लीजिए जिसके अंदर लेबर ज़्यादा चाहिए, तो आपका लेबर इंटेंसिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी फॉर होम टू प्रोड्यूस। अरे भाई किसके लिए बनाएं? बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है, जो यंगस्टर है उनके लिए, ठीक है, या फिर लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए वो हो सकता है। या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है किन के लिए बनाए, जो बहुत ज़्यादा रिच हैं उनके लिए, जैसे आपका एंड्रॉयड बनाएं जो सभी लोगों को टारगेट करेगा, ठीक है, आपके जो मिडिल लेवल फैमिलीज़ हैं उनको कर लेगा। अच्छा एप्पल बनाए जो हायर लेवल लोगों को करेगा, रिच लोगों को टारगेट करेगा। तो ये सारे जो डिसीजन आपके होते हैं वो इसमें लिए जाते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बना रहे हैं। आपने फ़ोन बनाने का डिसीजन लिया, अब वो कितना प्रीमियम आप बना रहे हो वो डिसाइड करेगा कि अपर लेवल के लिए है कि नॉर्मल लेवल के लिए। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम थी, जो चौथी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी, दैट व्हाट प्रोविजंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। अभी से ऐसे कौन से एक्शन लेना हम शुरू कर दें, ऐसे कानून हम अपने अंदर बना लें, मतलब देश के लिए कानून नहीं बन रहा, खुद के लिए बन रहा है, अपने खुद की संस्थान में बन रहा है, ताकि हम फ्यूचर की ग्रोथ को देखते हुए काम करें। कुल मिला के ये हमारा डिसीजन होता है। तो ये 4 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, देखो इसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा ना, अर्थव्यवस्था, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, वैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी यानी किस तरह की अर्थव्यवस्थाएं होती है। तो मेनली अगर हम देखें तो हमारे पास में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं आती है। पहली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और तीसरी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी।
कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा हिंदू है ना हम। सोशलिस्टिक समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपने किताबों में बहुत पढ़ा होगा ना, पहले समझ में आया होगा नहीं होगा पता नहीं, पर कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज आपको पता चलेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक चीज पहले मैं आपको समझाती हूँ, एक लाइन में आपके लिए लिखती हूँ पहले, कि आपके जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस यानी पैसे से रिलेटेड डिसीजंस कौन ले रहा है, इससे पता चलेगा कि आपके देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है। अब इकोनॉमिक डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं आपके, भाई सेविंग से रिलेटेड, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है, आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर आपके कंजम्पशन से रिलेटेड। ये जो डिसीजंस है ये इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं। ये कौन ले रहा है, इससे डिसाइड होता है कि कौन सी वाली इकोनॉमी है। अगर ये सारे इकोनॉमिक डिसीजंस सरकार ले रही है, यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन, सेविंग से रिलेटेड डिसीजन, कंज्यूमर से रिलेटेड डिसीजन, ये सारे जब आपकी गवर्नमेंट ले रही है, यानी कि वहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी है। और अगर यही इकोनॉमिक डिसीजंस आपकी मार्केट फोर्सेस ले रही हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर ले रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। और अगर यही डिसीजंस म्यूचुअली गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट सेक्टर या फिर मार्केट फोर्सेस मिलकर ले रही हैं, तो वो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हालांकि ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब इसके ऊपर ही आपका 3 घंटे का लेक्चर बन सकता है, और जिससे 3 घंटे बाद में प्रूफ हो जाएगा कि आप समाजवादी हो या पूंजीवादी। बट हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमें उतना ही पढ़ना है अभी, क्योंकि ये रैपिड रिवीजन क्लास है और क्वेश्चन ओरिएंटेड, पेपर ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं। तो अभी इतना ही पढ़ेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, हम सही करके आ जाए। ठीक है, चलिए 1-2 खास बातें और होती हैं इनकी, मैं बता देती हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है, इसको 2-3 नामों से जानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको बोलते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री एक नाम तो इसका ये हो गया। फ्री क्यों है? क्योंकि डिसीजंस जो हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन वो फ्री लिए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद ही ले रहा है, फ्री है। इसको एक बोलते हैं हम मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपकी मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो डिसीजंस ले रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। इसको एक नाम और देते हैं हम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योरियर या फिर एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी। ये सारे किसके नाम है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ये भी बनता है आपका क्वेश्चन कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, इसका मोटो क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। लिख देती हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट जो है वो हमारा मोटिव होता है इसमें। ठीक है, प्रॉफिट, ये हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोटिव रहता है। डिसीजन कौन ले रहा है? मार्केट फोर्स और प्राइवेट सेक्टर ले रहा है। ठीक है, कौन से डिसीजन? इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, नाम क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है, इसके अंदर क्या होता है? समानता का भाव होता है, इक्वालिटी। बात करते हैं जब इक्वालिटी की, तो सोशलिस्टिक जो अप्रोच होती है इकोनॉमी की, उसमें ये बोलते हैं कि ना कोई बहुत ज़्यादा गरीब होना चाहिए, ना कोई बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए, सभी लोगों के पास में इक्वली रिसोर्सेज होने चाहिए। वो आपका समाजवाद हो गया बेसिकली। ठीक है, इसको हम 2-4 नामों से जानते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे। सोशलिस्ट इकोनॉमी को बोलते हैं एक तो प्लान्ड इकोनॉमी। पहला नाम क्या है? यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, इसको, इसलिए हम इसको सेंट्रल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी बोलते हैं। और इसके अंदर इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर और मार्केट फोर्सेस लेती हैं, और मोटो होता है मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट। क्लियर हो गया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी को बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी। ठीक है, इसके अंदर इकोनॉमिक डिसीजन हमारे गवर्नमेंट लेती है,
ठीक है। इकोनॉमिक डिसीजन कौन कौन से, सेविंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड और कंज्यूमर से रिलेटेड। और मोटो क्या होता है, इनइक्वालिटी को कम करना। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पुट होता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए वो तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आप वैसे भी कॉन्फिडेंट हो ही जाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कम से कम 35-40 क्वेश्चन इसके अंदर पुट करें। हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। भाई जितने कोर हमारे कॉन्सेप्ट थे वो तो हमने पढ़ लिए, कुछ बचे हुए जो कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस में छुपे हुए हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चले जाएंगे मैं उनको रिवील करती चले जाऊंगी, और उसके बाद में आपका ये चैप्टर बिल्कुल रेडी होगा। आप एग्जाम में इसके क्वेश्चन डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिस्ट रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज, भाई डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? The resources required to satisfy our unlimited wants and needs are finite और scarce। चलिए देखते हैं, मतलब सही लग रहा है ना, मतलब डिसीजन क्यों लेंगे कि भाई अनलिमिटेड वांट्स हैं, भाई चाहते हैं तो हमारी बहुत सारी हैं। मान लीजिए हम तो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं पर पैसे भी तो होने चाहिए यानी कि हमारे पास में पैसे तो हैं स्केयर कम, और टाइम भी नहीं है, और हम चाहते हैं स्विट्ज़रलैंड जाना, तो वहाँ पर डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट हुआ ना। Next, it is crucial to understand how we can best allocate or scarce resources to satisfy the unlimited wants or need। भाई आपके पास में पैसे, टाइम, रिसोर्सेज आपके सारे लिमिटेड हैं, और अनलिमिटेड वांट्स और जो नीड्स हैं उनमें एलोकेट कैसे करें बेस्ट तरीके से, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमारा डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। ये भी सही लग रहा है मुझे तो। रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मैंने बता दिया था आपको कि भाई टाइम और पैसा सब कुछ लिमिटेड ही है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। मैंने आपको बताया था, आप टाइम का कुछ भी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, खेल सकते हो, कूद सकते हो, पैसों को उड़ा सकते हो, बचा सकते हो, ठीक है, इन्वेस्ट कर सकते हो, घूमने जा सकते हो। अल्टरनेटिव यूजेस हैं, भाई मुझे तो ये भी सही लग रहा है, तो आई एम गोइंग विथ ऑल ऑफ अबाउ। मेरे हिसाब से तो ये एकदम सही होगा, और इससे एक एक लाइन आपकी क्लियर हो चुकी है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स वाला, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज वाला, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर यहाँ पे हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इकोनॉमिक्स वी यूज द टर्म स्कैरसिटी। स्कैरसिटी को काम में लेते हैं, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट स्कैरसिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों भाई, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनके पास में क्या भंडारे भरे पड़े हैं? ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। रिलेटिवली स्कैरसिटी एंड स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट्स ऑफ सोसाइटी। देखते हैं, स्कैरसिटी ड्यूरिंग टाइम ऑफ बिजनेस फेलियर एंड नेचुरल क्लाइमेट। यार जरूरी नहीं है ना कि बिजनेस फेलियर में ही स्कैरसिटी हो, नॉर्मल लाइफ में भी होती है, तो ये भी मुझे नहीं लग रहा। स्कैरसिटी कॉज्ड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेसिव कंजप्शन बाय रिच। अरे यार ये तो बिल्कुल ही अनरिलेवेंट है, मतलब रिच लोगों ने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया तो पीछे कम बच गया, ऐसा तो नहीं है ना यार। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्कैरसिटी इन रिलेशन टू द वांट ऑफ द सोसाइटी। जो हमारी चाहते हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, उसके कंपैरिजन में हमारे पास में रिसोर्सेज क्या हैं? स्कैर हैं, और इसी को स्कैरसिटी बोलते हैं। ठीक है, स्कैरसिटी का अगेन आपका क्लियर हो गया, रट गया होगा अब तक तो, और यही क्वेश्चन आएगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सतीश हायर्ड अ बिजनेस कंसल्टेंट टू गाइड हिम फॉर ग्रोथ ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है। द कंसल्टेंट विजिटेड द फैक्ट्री एंड सजेस्टेड, क्या सजेस्ट किया? सम चेंजेस विद द रिस्पेक्ट टू स्टाफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, लोन अवेलेबिलिटी, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब कंसल्टेंट को हायर किया और उन्होंने कुछ एडवाइस दी हमारे बिजनेस को। तो भाई हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी बात चल रही हो एक बिजनेस की, तो वहाँ पर हमारी कौन सी इकोनॉमिक्स आती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब भाई इसने कंसल्टेंट हायर किया तो अपने बिजनेस के लिए तो किया है, एक फर्म के लिए तो किया है, एक कंपनी के लिए तो किया है। तो जब हम एक कंपनी की, एक फर्म की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की। चलिए नेक्स्ट, स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, किसने दिया?
ये मैंने आपको नहीं बताया तभी तो मैंने कहा कि एमसीक्यूज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए स्कैरसिटी का जो आपका डेफिनेशन है वो आपका रॉबिन्सन ने दिया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबिन्सन। ठीक है, याद रखना, मतलब फैक्ट है, याद रखना आपको। चलिए, इकोनोमिया मीन्स बता चुकी हूँ मैं, सबसे पहली स्लाइड में हमने पढ़ा था हाउस होल्ड। इकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि एक यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। और ये बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस मैम, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने इजी क्वेश्चन आएंगे। हाँ बेटा जी, इतने ही इजी क्वेश्चन आएंगे। ये जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है आप लोगों के लिए, कितना बटोर सकते हो। मतलब जैसे जैसे हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे ना, डिमांड वाली, वहाँ थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता चला जाएगा, बट वहाँ से भी हम नंबर कमाएंगे। पर ये जो यूनिट है ना, ये तो बहुत ईजी है, इसको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। चलिए, द हार्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? याद रखने की बात है, बता देती हूँ। जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। कहाँ पे लिखा हुआ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर एंड फर्म इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। और आपका यही वाला सही है। आपको इतना याद रखना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का हार्ट क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए, मतलब हर एक एमसीक्यू में आपका एक नया फैक्ट सामने आ रहा है, एक नया एमसीक्यू, एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। और जब पूरा वीडियो कवर होगा तो कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचेगा नहीं, सब कुछ इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। चलिए, एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक्स इन टर्म ऑफ, एडम स्मिथ जो कौन है? हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, बुक का नाम पूछे तो बता देना, वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन ही बोलते हैं, हर जगह यही नाम मिलता है, याद रख लीजिए। कब लिखी थी? 1776 में। बस ये 3 फैक्ट याद रख लीजिए, एडम स्मिथ का हो गया कंप्लीट। और इन्होंने द साइंस ऑफ वेल्थ बताया इकोनॉमिक्स को, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। ये 4 फैक्ट है जो आप एडम स्मिथ को लेके याद रख लीजिए, क्वेश्चन बनता है, आप लोग राइट करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इट इम्प्लाइज। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? हमें चूज करना होता है, क्योंकि हमारे पास में अल्टरनेटिव यूजेस हैं और रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो ये कहाँ पर होता है? नो चॉइस इज टू बी मेड, चॉइस इज टू बी मेड बिटवीन अल्टरनेटिव्स एंड चॉइस टू बी मेड बिटवीन मीन्स एंड एंड। मैंने तो बता ही दिया आपको कि चॉइस किन में से होगी? अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव को हम साधारण भाषा में ऑप्शन बोलते हैं ना, तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तभी तो आप उसमें से कुछ चूज़ करेंगे। तो बहुत ही आसान है यार, मतलब चूज़ करना है तो अल्टरनेटिव दे दीजिए, हम चूज़ कर लेंगे। चलिए, हो गया क्वेश्चन, आगे चलिए। नेक्स्ट, dash refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from 2 or more alternative course of action। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो हमें क्या करना होगा? डिसीजन मेकिंग करना होगा, या वहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी लगानी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, या फिर इफेक्टिवनेस की कोई बात आएगी। भाई मान लीजिए मैं आपको बोलूँ कि ये 2 आइसक्रीम है, एक वनीला है, एक आपका चॉकलेट फ्लेवर है, कौन सा लोगे? तो वहाँ पर आप क्या कोई स्ट्रैटेजी लगाओगे या प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो? वहाँ पे आप क्या कर रहे हो? डिसीजन ले रहे हो कि यार वनीला वाला लूँ, बटर स्कॉच लूँ या चॉकलेट फ्लेवर लूँ, डिसीजन ले रहे हो। तो जब भी आपके पास में अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। तो ए ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया? मैक्रो कौन सा नहीं है वो बताना है, मतलब मैक्रो में कौन सा नहीं आता है वो बताना है। यहाँ पे लिखा है डेटरमाइनिंग जीएनपी इन इंडिया। मैंने आपको बताया था जीडीपी, जीएनपी, जब द नेशन एज होल की बात हो तो मैक्रो है, तो ये तो भाई आएगा मैक्रो में।
अब बात करें कि आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, सीधा सीधा दिख रहा है इन्फ्लेशन हमारा मैक्रो में आता है, ये भी नहीं। कॉज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, रोजगार बेरोजगार की, मैक्रो में आता है। ये तीनों तो मैक्रो में आते हैं, तो बचा कौन सा, ये वाला, कि फाइंडिंग द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ ABC लिमिटेड, पर्टिकुलर एक ही चीज़ की बात हो रही है, ABC लिमिटेड कोई कंपनी, उसकी बात हो रही है। तो भाई साहब ये मैक्रो में नहीं, माइक्रो में आता है, पता है हमको, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि मैक्रो में क्या नहीं आता है, तो भाई GNP मैक्रो है, इन्फ्लेशन मैक्रो है, एम्प्लॉयमेंट मैक्रो है, पर जब ABC लिमिटेड एक ही कंपनी की बात हो रही है तो वो मैक्रो नहीं है, वो माइक्रो है। ठीक है, बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली ए कंपोनेंट ऑफ डैश एज इट इंक्लूड्स एप्लीकेशंस ऑफ सेलेक्टेड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बताइए क्या होगा इसमें। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो अप्लाइड इकोनॉमिक है, और यही आपका आंसर होगा कि द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली ए कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। मैंने आपको क्या बताया था कि आप इकोनॉमिक्स है, उसमें एक अप्लाइड इकोनॉमी है, और उसी का एक छोटा सा पार्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक है, यानी एक कंपोनेंट है। और वही ये बोल रहा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ व्हाट भाई साहब, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्लियर है एकदम। चलिए, ये तो आता था आपको। हो रहे हैं, सोल्व हो रहे हैं MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक्स। अब ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाला सवाल है। मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में ही आती है भाई। आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, उसको मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये भी सवाल आ जाता है आपके। माइक्रो भी भाई इकोनॉमिक्स में ही आता है, मैक्रो भी इकोनॉमिक्स में आता है। लेकिन फैमिली स्ट्रक्चर, क्या हमारे घर का स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स में आता है? नहीं आता। बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है। काफ़ी टाइम ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मार्क्स होते हैं आपके लिए। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको बताना है कि माइक्रो में क्या नहीं आता है। माइक्रो यानी छोटा, छोटे में क्या नहीं आता है, इतना याद रखो। बिहेवियर ऑफ फर्म्स, फर्म की बात हो रही है, ये तो छोटा ही है। फैक्टर प्राइसिंग, छोटा ही है। इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, एक ही फैक्टर की बात हो रही है, फर्म की बात हो रही है, छोटा ही है। बात करें एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, भाई साहब नेशनल लेवल का डिसीजन है ये, कहाँ से माइक्रो में आएगा? करेंसी आपकी मुद्रा मैक्रो का पार्ट है, माइक्रो का नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, किसका होता है? किसी इकोनॉमी के पार्ट को कर रहे हैं स्टडी, पूरी इकोनॉमी को कर रहे हैं, चॉइस मेकिंग कर रहे हैं, या डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे माइक्रो है ना, छोटा। हम हमेशा माइक्रो के अंदर चॉइस मेकिंग करते हैं। ये जो वर्ड है ना, चॉइस, अल्टरनेटिव्स, इनको आप याद रखिए, ये हमारे माइक्रो में आते हैं। चॉइस कर रहे हैं अल्टरनेटिव्स का, माइक्रो में करेंगे। भाई पूरी इकोनॉमी की बात तो हम कहाँ करते थे? मैक्रो में। ठीक है, इकोनॉमी की बात कहाँ करेंगे? मैक्रो में। डेवलपमेंट की बात कहाँ करेंगे? मैक्रो में। तो जो हमारा चॉइस मेकिंग है वो हमारा माइक्रो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स यूज मेथड्स टू मेंटेन ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। कौन से मेथड्स यूज में लेता है ऑप्टिमम स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए? देखिए, एक टेक्निक होती है ABC एनालिसिस, ठीक है। एक आपका होता है सिंपल सिमुलेशन एक्सरसाइज, मैथमेटिक्स के मॉडल्स। तो ये भाई साहब जो हमारे स्टेट्स और मैथमेटिक्स के जो फंडे हैं ना, ये सब हम इकोनॉमिक्स में काम में लेते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता? चलिए देखते हैं। शुड आवर फॉर्म बी इन दिस बिजनेस, होना चाहिए इस बिजनेस में या नहीं होना चाहिए? हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द प्राइस शुड बी कैप्ट, ठीक है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन मार्केट एंड हाउ शुड बी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी। अच्छा, आपका एक वर्ड यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो, आएगा यहाँ पे।
माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये गलत लिखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नहीं आता है? तो देखिए, एक फर्म को किसी बिजनेस में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपका माइक्रो का डिसीजन है, क्योंकि एक ही फर्म का डिसीजन है। हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड, कितना प्रोड्यूस करना है एक ही फर्म के लिए, माइक्रो का डिसीजन है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस इन द मार्केट, वो प्रोडक्ट कैसे मार्केट में आएगा, एक ही डिसीजन है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है, ये आपका माइक्रो में नहीं आता। अब तो आपको रट गया होगा ना कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ आता है, मैक्रो में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा गलत मिसप्रिंटिंग था। यहाँ पे है कि माइक्रो में क्या नहीं आता, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, देखते हैं, द नेशनल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी, यही है, पता है हमको। बिग बिजनेस, एक बिजनेस की बात हो रही है, ये नहीं होगा। द डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस, इंडिविजुअल की तो बात हो रही है, मतलब ये माइक्रो है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, स्कैरसिटी की बात हो रही है, नहीं होगा। लेकिन बात हो रही है नेशनल इकोनॉमी की, बात हो रही है ग्लोबल इकोनॉमी की एज होल, पूरे नेशन की एक साथ में बात हो रही है, मतलब ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो द ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अब देखो, वो नॉर्मेटिव और वो पॉजिटिव वाला हमने छोड़ दिया था ना। देखिए, आपकी जो इकोनॉमिक्स है ये दो तरह की होती है इन नेचर। एक तो होती है पॉजिटिव, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता देती हूँ मैं आपको, आ गया ना नया कॉन्सेप्ट। और एक होती है नॉर्मेटिव। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? पॉजिटिव का मतलब कोई फैक्ट आपको बताया जाए। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है या बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का एक फंडा चलता है कि अगर आपको कहीं पर भी दिख जाए ना व्हाट इज लिखा हुआ, क्या लिख जाए क्वेश्चन में, व्हाट इज, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और अगर किसी स्टेटमेंट का आपके अंदर किसी स्टेटमेंट में आपको मिल जाए शुड बी या फिर ought बी, इसका मतलब कि वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट तो आपको पता चल गया, कैसे पहचानोगे कि व्हाट इज लिखा हुआ है या कोई फैक्ट लिखा हुआ है, जो फैक्ट है वो लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नॉर्मेटिव का मतलब हो गया कि आपको कोई बात या कोई लाइन सुनने में ऐसा लगे कि यार बिल्कुल सही बात है, वो ऐसा जो स्टेटमेंट है वो आपका नॉर्मेटिव होगा। अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि बेरोजगारी देश में बिल्कुल कम हो जानी चाहिए, तो आपको लगेगा यार बात तो बिल्कुल सही है, शुड बी, ought बी। मैं अगर ये बोलूँ कि रोजगार के नए अवसर हमारे देश में आने चाहिए शुड वाला, तो आप कहेंगे ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं कहूँगी कि किसानों के वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो ऐसी बातें जो सुनने में लगे कि बिल्कुल सही हैं, वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। और अगर सीधी सीधी पहचान करनी हो, तो अगर स्टेटमेंट में कहीं दिख जाए शुड बी, ought बी, आंखें बंद, मतलब खुली करके ही करना है, वरना गलत टिक हो जाएगा। टिक कर देना, बिल्कुल सही होगा आपका। देखिए कहाँ पर है, शुड बी ढूंढ लो। इसने पूछा है नॉर्मेटिव स्टेटमेंट बताओ, भाई साहब शुड बी इसमें है, नहीं है, इसमें शुड है, नहीं है, इसमें शुड है, नहीं है, इसमें शुड, ये मिल गया शुड बी। बस इतना सा देख के आपको राइट कर देना है, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ भी लेना, पर शुड भी दिख गया मतलब यही वाला आंसर है आपका। समझ में आ गया? दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है इन नेचर में, एक होती है आपकी पॉजिटिव, ठीक है, एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में व्हाट इज लिखा हुआ आ जाए, कोई फैक्ट लिखा हुआ आ जाए, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। शुड बी, ought बी लिखा हुआ आ जाए, कोई चीज़ आपको सुनने में लगे कोई बात एकदम सही कही जा रही है, नॉर्मेटिव है। सिर्फ पहचानने का क्वेश्चन आएगा कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है, बस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Business economics is dash in approach as it tackles practical problem which is the firm faces in the real world. प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, प्रॉग्मेटिक। हो गया क्वेश्चन सोल्व। यानी कि ऐसी अप्रोच एज इज टेकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉग्मेटिक बोलते हैं। ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक। अब आप लोग बताइए,
मैडम कहीं पर भी इज़ नहीं, वॉट इज़ नहीं दिख रहा, कैसे पहचाने? मैंने एक चीज़ और कही थी आपको, फैक्ट अगर कहीं दिख जाए तो देखिए कहीं लिखा हुआ है क्या फैक्ट। देखिए यहाँ पे शुड भी लिखा हुआ है, मतलब ये तो नॉर्मेटिव है, यानी ये तो हमारा पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको तो ऐसे ही काट दो तुम लोग। एक काटने का तरीका मैं बताती हूँ। जब भी कोई चीज़ फैक्ट होगी ना तो आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी, मतलब प्रेजेंट सिंपल में एस या ई एस, वॉट इज, मतलब ऐसे कुछ होगी। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आई एन जी लगा हुआ है, एक तरीका है आपका, डिटरमाइनिंग, डिसाइडिंग। तो जब कंटिन्यूस टेंस में चल रही है मतलब वो फैक्ट तो नहीं है। तो जब दोनों ये प्रेजेंट मतलब कंटिन्यू टेंस में चल रहे हैं मतलब ये भी फैक्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर ठीक हो जाएगा। ऐसे आपको मेथड काम में लेना है, रट्टाफिकेशन नहीं, क्वेश्चन सही होना चाहिए हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, चलो पूरा रटा के छोड़ेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी वाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड आउट रीजंस, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब द फैक्ट, ओ आ गई, हमने जो पढ़ी वही बात आ गई, फैक्ट बताता है। और नॉर्मेटिव क्या बताता है? इवेल्युएटिंग वेदर सम ऑफ दीज आर गुड और बैड फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल। यही तो कहा था मैंने भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों के लिए वेलफेयर के लिए कुछ प्रोग्राम या कुछ योजनाएं आनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात हो रही है ना, यही वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव मेरे हिसाब से अच्छे से क्लियर हो गया है, फिर भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखिए नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो है आपकी इकोनॉमिक्स वो किसने दी, तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है आपका, मार्शल जो है इन्होंने आपको ये एस्पेक्ट दी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके ऊपर बेस्ड होती है? गुड और बैड की बात कर रहे हैं हम। जब भी हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो गुड और बैड की बात करते हैं, अभी हमने करी थी गुड और बैड की बात। तो हम एक सब्जेक्ट पढ़ते थे बचपन में, नैतिक शिक्षा, उसमें हमें क्या बताया जाता था, क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स सिखाए जाते थे। गुड और बैड किस में आते हैं? एथिक्स में आते हैं। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमारी किस में आएगी? एथिकल कंसिडरेशन में। ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट, इन विच इकोनॉमी मार्केट एंड गवर्नमेंट बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कौन सी ऐसी इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट और आपका प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेगा? मिक्स्ड। अगेन मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिसीजन कौन लेता है? इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्सेस और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। सोशलिस्टिक में डिसीजन कौन लेता है? आपकी गवर्नमेंट। और जब ये दोनों मिल के डिसीजन लें तो वो आपका हो गया मिक्स्ड। और मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था हमारे इंडिया का, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब आप पूछेंगे मैम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कौन से देशों में है? तो देखो आपका जो चीन है ना, चीन में, आपका जो रशिया है, रूस, यहाँ पर आपका सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है मैम यूएसए, आपका फेवरेट, ठीक है, वहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। कनाडा, ज़्यादातर ऐसे पंजाबियों का नहीं दिखाते कनाडा चले गए पंजाबी ज़्यादा कनाडा जाते हैं, तो वो रिच मतलब देश है बिल्कुल, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहाँ पे है। और एग्जांपल अगर हम देखें तो आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आता है। और भी जितने भी अमीर अमीर से देश आपको दिखे ना, है ना, मैक्सिको वगैरह, ये सारे कैपिटलिस्टिक ही हैं, ठीक है। आपको अप्रोच थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए, बाकी ना कुछ नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों टर्म्स को आपको याद रखना है। चलिए, although business economy combine the essentials of normative and positive economics theory but it emphasize on, भाई बात तो इकोनॉमिक्स दोनों की करती है, नॉर्मेटिव की भी करती है और पॉजिटिव की भी करती है, लेकिन ज़्यादा बल किस पे दे रही है, जोर किस पे दे रही है, एम्फेसाइज किसको कर रही है? तो बोलेंगे सर नॉर्मेटिव को। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, ये तो याद रखने लायक बात है, याद रख लेना। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी किस में होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैसे? भाई जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इसके तो सारे डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है, सारे अधिकार गवर्नमेंट के पास में, तो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी कहाँ से होगी? लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पर आपका राइट टू प्रॉपर्टी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट
हायर द प्राइस, लोअर द क्वालिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट आर ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। एक बार के लिए छोड़ते हैं इसको। अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर सोल्व बाय प्लानिंग कमीशन। नहीं, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो मार्केट फोर्सेस और प्राइवेट सेक्टर करता है। कहाँ से आ गया प्लान कमीशन? प्लान कमीशन सोशलिस्टिक में होता है। इन डिडक्टिव मेथड, लॉजिक प्रोसेस्ड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ये भी गलत है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कॉन्सेप्ट। जब भी आपको पूछे कि डिडक्टिव मेथड का प्रोसेस क्या होता है, तो डिडक्टिव मेथड का प्रोसेस होता है जनरल टू पर्टिकुलर। ये क्वेश्चन बनता है आपके, बस इतना सा आप याद रख लीजिए, इसमें डीप जाने जैसा कुछ नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट बन गया आपका कि डिडक्टिव मेथड में लॉजिक प्रोसेस का प्रोसेस क्या होता है? जनरल टू पर्टिकुलर होता है। और एक आपका शब्द आपने सुना होगा इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल। बस इतना ही याद रखना, इसी से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पर्टिकुलर टू जनरल, इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल, डिडक्टिव में जनरल टू पर्टिकुलर। तो यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, मतलब ये गलत है और ये भी गलत है। तो एकदम सही सही है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होती है। चलिए, इकोनॉमिक्स विच इज कंसर्न विथ वेलफेयर प्रोपोजिशन इज कॉल्ड। वेलफेयर से जुड़ा हुआ काम अभी हमने पढ़ा है, नॉर्मेटिव में आता है। वेलफेयर का काम हो रहा है, नॉर्मेटिव में होगा। एथिक्स की बातें हो रही है, नॉर्मेटिव में होगा। गुड और बैड की बातें हो रही है, नॉर्मेटिव में होगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ को इंक्लूड करती है भाई? रिग्रेशन एनालिसिस, मैथमेटिकल, लाइनर प्रोग्रामिंग। मैंने आपको बताया था ना कि मैथ्स और स्टेट्स आता है इसमें अप्लाइड इकोनॉमी में। कैपिटल बजटिंग, भाई सबको इंक्लूड करती है। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो सही होगा। ये सब आते हैं आपके अप्लाइड इकोनॉमी में। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज कंसिडर्ड इन बिजनेस इकोनॉमिक? कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर करते हैं? मैंने आपको एक बताया था, इकोनॉमिक डिसीजन बताए थे मैंने आपको, इकोनॉमिक डिसीजंस। तो हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, आप लोगों को याद हो तो अभी अभी बताया मैंने। इकोनॉमिक डिसीजंस मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। क्या क्या बताया था? सेविंग और इन्वेस्टमेंट बता दिया था, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट और मैंने आपको बताया था शुरू में कि प्राइजेस जब भी लिखा हुआ आएगा वो मैक्रो में आएगा। देखो एक टिप पे चीज़ याद हो रही है, प्राइजेस को देख के पता चल गया मैक्रो में आएगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको बता चुकी हूँ कि मैक्रो में ही आता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया था। और बिजनेस साइकिल भी जो है वो आपका मैक्रो का ही पार्ट है। तो आंसर होगा आपका डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं टिप्स पे याद करना या फिर की टर्म्स याद करके फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करना। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एवरी इकोनॉमिक सोसाइटी क्या होती है? देखिए बहुत बार ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, सीधा सा है। जो स्केयर है रिसोर्सेस, उनको अनलिमिटेड वांट्स जो हैं सोसाइटी की, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए बेस्ट पॉसिबल मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना, एलोकेट करना, और यही हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है। रट गया है बिल्कुल, बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए जॉब देना सबको, ये कोई हमारा काम नहीं है, ठीक है। और प्रोडक्शन एफिशिएंट मैनर में हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। मिनिमम लेवल ऑफ इनकम हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये वाला बी जो आंसर है ये आपका एकदम, बी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अ डेवलप्ड इकोनॉमी यूजेस टेक्निक इन प्रोडक्शन। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कौन सी टेक्निक काम में लेती है? लेबर इंटेंसिव तो नहीं लेंगी क्योंकि डेवलप्ड है। होम बेस्ड भी नहीं लेंगी, ट्रेडिशनल भी नहीं लेंगी। कैपिटल इंसेंटिव, कैपिटल मतलब आपके पास में क्या है? पैसा है। मैंने आपको बताया था ना, कैपिटल इंटेंसिव होता है और एक लेबर इंटेंसिव होता है। तो कैपिटल लगाई आपने, मशीनें खरीद ली क्योंकि आपके पास में पैसा है, आप डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, और आपने क्या अडॉप्ट कर लिया? कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। लेबर इंटेंसिव थोड़ा सा गरीब देशों में अपनाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं तो भाई कैपिटल है, क्या पैसा तो खूब पड़ा ही है, मशीनें खरीदो और ऑटो मोड पे डाल दो चीज़ों को प्रोडक्शन में, ठीक है। आ गया समझ में? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम? बहुत ईजी है। व्हाट टू प्रोड्यूस होती है प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस होती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस होती है। हमें तो ऐसे सीक्वेंस से याद है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस।
लेकिन प्राइस फिक्सेशन जो है ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये वाला डी जो है ये आपका आंसर होता है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनटू कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इज बेस्ड, किसके ऊपर बेस्ड है भाई? एक तो हमें पता है कि गवर्नमेंट का रोल जहाँ पे आएगा, इससे हमने इन लोगों को कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। और एक मोड ऑफ प्रोडक्शन और एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपका सही है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपका आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल चैप्टर रट गया होगा अब तक, थोड़ा सा और बाकी है, 2-4 क्वेश्चन। वेयर डज प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पर डिसीजन ले सकती है, तो वो कहाँ पे लेती है? कैपिटल इकोनॉमी में, क्योंकि सोशल में तो गवर्नमेंट ले रही है और बहुत तो हो ही नहीं सकता, दोनों में एक जैसा सिस्टम कैसे होगा? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, एक ए आपका सही हो जाएगा, वहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। प्राइस का नाम आते ही अगर आपको कहीं प्राइस दिख जाए ना तो वहाँ पे कैपिटल क्लिक कर देना आप। प्राइस कैसे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई से। और डिमांड और सप्लाई कहाँ पे होती है, कहाँ पे मायने रखती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ऐसे कॉन्सेप्ट तैयार करो। चलिए अंडर ए फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, प्राइजेज आर, अभी मैंने बताया, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होती है। बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी में क्या नहीं होता? देखिए, फर्म्स डिसाइड whom to hire, what to produce, firm aim to maximizing profit, household decide which firm to work for or what to buy, government policies are the primary forces। देखिए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये सारे काम होते हैं हमारे, लेकिन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है हमारी मार्केट इकोनॉमी में, हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल, ज़्यादा मतलब कम कहाँ होती है? अच्छा ये बताइए, इक्वालिटी की बात कौन करता है? सोशलिज्म। तो इनइक्वालिटी कम कहाँ होगी? सोशलिज्म में। भैया इक्वालिटी पे जोर दे रहा है मतलब वहाँ पे इनइक्वालिटी मिनिमम होगी, बस राइट एकदम। चलिए, एडमिनिस्टर्ड प्राइजेज रेफर्स टू, देखिए यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने लिख के आ रही हूँ मैं। एक होती है आपकी मार्केट प्राइस और एक होती है आपकी, ये आपकी मार्केट प्राइस है, एक होती है आपकी एडमिनिस्टर्ड प्राइस। एडमिनिस्टर्ड प्राइस वो है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, याद रखिएगा, और मार्केट प्राइस वो है जो डिमांड और सप्लाई मिलकर डिसाइड करते हैं। बस इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। चलिए बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस वो होती हैं जो डिटरमाइन करी जाती हैं एक्सटर्नल अथॉरिटी, और एक्सटर्नल अथॉरिटी आपकी कौन सी होती है? वो होती है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब प्राइजेस डिसाइड करती है तो उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइजेस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग एग्जिस्ट इन, ड्यूअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग किस में होता है? मिक्स इकोनॉमी में। ड्यूअल सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है। ड्यूअल सिस्टम का मतलब हो गया दोनों ही डिसीजन ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी ले रही है, प्राइवेट लोग भी ले रहे हैं, तो ड्यूअल सिस्टम हो गया। और हमारा मिक्स इकोनॉमी में होता है, यानी कि हमारे इंडिया जैसे जो देश हैं उनमें होता है। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड बी लीड द हायर प्रोडक्शन। देखिए बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ मैं आपको। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं होती, दूध, फल, सब्जियाँ, रोटी, ये कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करते हैं। एग्रीकल्चर गुड्स आपको पता है जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं, टूल्स हो गए आपके, खाद हो गई, बीज हो गए, ठीक है। पब्लिक गुड्स यानी जो सरकारें आपके लिए बना रही हैं, ब्रिज बना रही हैं, पुल बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि हायर प्रोडक्शन कब होगा? जब आपकी कैपिटल गुड्स होंगी ज़्यादा मात्रा में। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी वगैरह, ये जो होती है मशीनरी वगैरह, ये कैपिटल गुड्स होती हैं, और जब मशीनरी वगैरह ज़्यादा होंगी तभी तो आपका हायर प्रोडक्शन होगा। बहुत ही सिंपल है। चलिए
तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने सारे जो इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे चैप्टर के वो हमने देख लिए, शुरू में देख लिए। उसके बाद में जैसे जैसे हमारे पास में एमसीक्यूज़ आए हमने और अच्छे से डिटेल में उसको पढ़ लिया। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका बचा नहीं है और डेफिनेटली इस वीडियो से आपके क्वेश्चन पुट होंगे और उस समय मैम का फेस जो है ना वो आपको अपने एग्जाम में याद आ रहा होगा और आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, और आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहिए, ठीक है। जो भी सजेशंस हैं आपके, जो भी कमेंट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर डिमांड एंड सप्लाई में। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिए, योगा करते रहिए, बिल्कुल मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।